नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 20 मई 2021 के डेली द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। देखते हैं आज कौन कौन सा इंपॉर्टेंट आर्टिकल डिस्कस करेंगे। पहला आर्टिकल है इंटरप्रिटेशंस विच इम्पीड अ जस्ट सोशल ऑर्डर। यहाँ पे मराठा के रिजर्वेशन लॉ के बारे में बात की गई। एक्चुअली में सुहरीत पार्थसारथी जी ने इस आर्टिकल को लिखा है और सुप्रीम कोर्ट ने अभी जो डिसीजन सुनाया है जिसमें उन्होंने बोला है कि जो मराठा रिजर्वेशन लॉ है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, 50% की सीलिंग को पार करता है और ये जो मराठा कम्युनिटी है ये सोशली और एजुकेशनल बैकवर्ड कम्युनिटी नहीं है। इसके अपोजिशन में यहाँ पे सुहरीत पार्थसारथी जी ने बात की है। अब इस टॉपिक पे मैं ऑलरेडी बहुत बातचीत आपके साथ कर चुका हूँ। अलग से मैंने एक वीडियो बना रखी जिसका थंबनेल ये है। इसके बाद ये जो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, जिसको नेशनल कमीशन फॉर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस कहा जा रखा है, ये भी मैंने कहीं ना कहीं आपको पढ़ा रखा है। तो दिस आर्टिकल आई एम नॉट डिस्कसिंग, क्योंकि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की कही हुई बात में ये लोग फ्लॉज निकाल रहे हैं। ओके, इंदिरासानी जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि भाई 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन नहीं हो सकता। बहुत सारी राज्य की सरकारों ने रिजर्वेशन कर रखा है 50% से ज़्यादा। तो पहले राज्य की सरकारों से इनपुट मांगे सुप्रीम कोर्ट ने और फिर उन इनपुट्स के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन नॉट अलाउड। तो उसमें कुछ इंटरप्रिटेशंस दिए हैं, मैं इनको डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, ऑलरेडी बहुत डिस्कस कर चुका हूँ। और रीज़न ये भी है कि बहुत सारे और भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं आज, जैसे कि ये वाला आर्टिकल, कोलैज ऑफ लॉस दैट लीव्स द वर्कर आउट इन द कोड। ये जो कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी आया है ना, अभी कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी के ऊपर मैंने पिछले साल भी वीडियो बनाई थी, उसका रेफरेंस दूंगा। यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स के थ्रू संतोष मेहरोत्रा और किंगशुक सरकार ने बनाया है कि सरकार ये जो नया कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी लेके आई है, इसमें एक्चुअली में सरकार वर्कर्स और लेबर्स के लिए कुछ भी नहीं कर रही है। ये जो यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ सोशल सिक्योरिटी है ये यहाँ पे नहीं हो रहा है। कैसे नहीं हो रहा है उसके बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट बात है फ्रेश स्टार्ट, पिनराई विजयन जी और ये जो लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट है जो सीपीआई आपका एम है, मार्क्सिस्ट है, केरला में ये जीत गए थे। पिनराई विजयन जी उसके सीएम है, ये हमको पता है। लेकिन इन्होंने जो कैबिनेट चुनी है उस कैबिनेट में कोई भी पुराना मंत्री नहीं है। इनफैक्ट जो बहुत फेमस हैं हेल्थ मिनिस्टर थी पहले, जिनका नाम था के शैलजा, जिन्होंने हेल्थ के रिस्पेक्ट में पैंडमिक के खिलाफ केरला की लड़ाई को लीड किया और उनकी बड़ी तारीफ की गई थी। उनके चलते ही बहुत सारे इलेक्शंस भी यहाँ पे जीते गए। उनको तक को यहाँ पे हेल्थ मिनिस्टर या कोई भी और मिनिस्टर की कुर्सी नहीं दी गई है। सारे के सारे नए मिनिस्टर्स हैं कैबिनेट में। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि सीएम पिनराई विजयन साहब कहीं ताकत को अपने हाथ में कंसंट्रेट करने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं। तो इसके रिस्पेक्ट में एक व्यू पॉइंट छपा है द हिंदू में, इसको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे फ्लैशिंग लाइट्स। यहाँ पे रिसेंटली कुछ इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं जो ये बता रहे हैं कि सेकेंड वेव ऑफ कोरोना वायरस के चलते जो डिमांड है वो नीचे जा रही है। उस डिमांड के नीचे जाने के जो ट्रेंड्स हैं, जो फैक्टर्स हैं, उनको डिस्कस करेंगे और क्या क्या आने वाले समय में ऐसी वजहें हो सकती हैं जिससे ये डिमांड और नीचे जा सकती है, इसके बारे में यहाँ पे बातचीत करेंगे। फिर नेक्स्ट पेज पे जो मैं आर्टिकल डिस्कस करने वाला हूँ, अब इफेक्टिव वैक्सीनेशन पॉलिसी, वैक्सीनेशन के ऊपर बहुत से आर्टिकल्स डिस्कस किए, इसलिए अभी के लिए इसको डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। इंडिया पाकिस्तान ट्रेड रिलेशंस, भाई इंडिया पाकिस्तान ट्रेड रिलेशंस के रिस्पेक्ट में क्या बताया जा रहा है इसको मैं बताऊंगा। क्योंकि इंडिया पाकिस्तान से रिलेटेड बहुत ज़्यादा आर्टिकल्स अभी रिसेंटली डिस्कस नहीं हुए हैं, तो एक प्रकार का आपका रिवीजन हो जाएगा। और एक और आर्टिकल है ओवर स्टेपिंग द नॉर्म। ये आर्टिकल अच्छा है। यहाँ पे एमपी नेथनेल साहब जो कि रिटायर्ड इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हैं, सीआरपीएफ के अक्सर कर इनके आर्टिकल्स छपते हैं, ये बता रहे हैं कि भाई पॉलिटिशियंस की सिक्योरिटी के लिए बहुत सारे आर्म्ड पुलिस फोर्सेस के मेंबर्स को डिप्लॉय किया जाता है। जितनी सैंक्शन स्ट्रेंथ है सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए आर्म्ड पुलिस फोर्सेस के मेंबर्स की, उससे ज़्यादा आप कह सकते हो पर्सनल्स को डिप्लॉय किया जाता है सिक्योरिटी में। और अभी रिसेंटली 77 एमएलएस जो कि वेस्ट बंगाल लेजिस्लेटिव असेंबली में बीजेपी की तरफ से जीत के गए हैं, उसके लिए भी यहाँ पे सिक्योरिटी कवर देने की बात की गई है। तो ये जो सिक्योरिटी कवर देने की बात की जाती है, एक्चुअली में किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को कितना थ्रेट है, कितनी उसको सिक्योरिटी दे दी रहनी चाहिए, ये कौन से बेसिस पे डिसाइड होता है। और ये जो अलग अलग आप कह सकते हो एमपीज़ हैं, एमएलएज हैं, इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल फिगर्स हैं, इनको जो सिक्योरिटी मिल जाती है, क्या ये सिक्योरिटी पेड बेसिस पे नहीं होनी चाहिए? क्या पब्लिक बेसिस पे जो ये आर्म्ड पुलिस फोर्सेज हैं जिनका पैसा टैक्स रेवेन्यू से आता है, उनसे ही इन लोगों को आप सिक्योरिटी दोगे? तो इस रिस्पेक्ट में भी एक व्यू पॉइंट दिया गया है, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये हम लोग 5 आर्टिकल्स आज डिस्कस करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा सेल्फ प्रमोशन, वीडियो पे लाइक का बटन, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। ज्वाइन बटन दबा के आप हेल्प कर सकते हैं। मेरे चैनल हर्षित द्विवेदी एजुकेशन की प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, वहाँ पे लक्ष्मीकांत पॉलिटी कंप्लीट हो चुकी है, स्पेक्ट्रम की मॉडर्न हिस्ट्री इंपॉर्टेंट पार्ट कंप्लीट हो चुका है, रमेश सिंह इकोनॉमिक्स बन रही है, सतीश चंद्रा की मीडियल हिस्ट्री अभी के लिए बन रही है।
तो आपको वीडियोस अच्छी लगी एनसीईआरटी 6 से 12th की ज्योग्राफी, मतलब एनसीईआरटी 6 से 12th की जितनी भी किताबें हैं, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, इनमें बहुत सी बन चुकी हैं, बहुत सी बन रही हैं। इन्वायरमेंट टेक्नोलॉजी की प्लेलिस्ट पे अवेलेबल है, इश्यूज इन न्यूज़ की अवेलेबल है, डेली द हिंदू एडिटोरियल और डेली करंट अफेयर्स की तो अवेलेबल है ही। तो अगर आपको इन वीडियो से फ़ायदा हो रहा है तो आप ज्वाइन बटन दबा के हेल्प कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, अपने क्वेश्चंस भी भेज सकते हो आप इंस्टाग्राम पे। डेली की बेसिस पे मैं कोशिश करता हूँ कम से कम 5 से 6 क्वेश्चंस का तो रिप्लाई करूँ आपको। तो अगर आपका क्वेश्चन मुझे पोर्टेंट इनफ लगा, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा वीडियोस के थ्रू। मैसेजेस पे तो मैं वैसे भी रिप्लाई करता ही हूँ। साथ साथ टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए इस पर्टिकुलर लेक्चर की पीडीएफ के लिए और मेरे बाकी लेक्चर्स के नोटिफिकेशन के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। कोलाज ऑफ लॉज दैट लीव्स द वर्कर आउट इन द कोड। यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ सोशल सिक्योरिटी की बात की जा रही है। कोविड-19 ने जिंदगियां तबाह कर रखी हैं, आपको पता है। अगर आप टोटल वर्कफोर्स की बात करो तो टोटल वर्कफोर्स का लगभग 91% इनफॉर्मल वर्कफोर्स है। इनफॉर्मल वर्कफोर्स क्या होता है? जो ऑर्गेनाइज्ड एम्प्लॉयमेंट में नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल कल की डेट में आप रेलवे का एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हो, आईएएस आईपीएस बन जाते हो, एसएससी सीजीएल क्वालिफाई कर लेते हो, कोई भी सरकारी एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हो, बैंक पीओ कर लेते हो, तो जो आप जॉब में पहुंचोगे वो ऑर्गेनाइज सेक्टर की जॉब है। अगर आप किसी प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हो जहाँ पे प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया गया है, आपके कुछ सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स हैं, ऑन पेपर आपकी जॉब है, तो वो ऑर्गेनाइज्ड एम्प्लॉयमेंट है। तो टीसीएस में आप 3-4 लाख का पैकेज लेके जा रहे हो, आईएम के बाद नौकरी करो, सब ऑर्गेनाइज्ड एम्प्लॉयमेंट का पार्ट है। बट बहुत सारे इनफॉर्मल वर्कर्स भी हैं हमारी इकोनॉमी में। रेहड़ी वाले, घर पे जो प्लम्बर वगैरह आपका नल ठीक करने के लिए आते हैं, घर पे जो मेड्स खाना बनाने के लिए आती हैं, तो ये सब किस में आती हैं? अनऑर्गेनाइज्ड इनफॉर्मल वर्कर्स हैं। और ये इनफॉर्मल वर्कर्स दे आर 91% ऑफ दैट वर्कफोर्स। और कोविड-19 में इनके हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। बहुत सारे लोग गरीबी की चपेट में यहाँ पे आ चुके हैं। अब इन इनफॉर्मल वर्कर्स के पास अगर सोशल सिक्योरिटी की बात की जाए तो सोशल सिक्योरिटी के नाम पे भाई इनको ओल्ड एज पेंशन दी जा सकती हैं, लाइफ इंश्योरेंस दिया जा सकता है, बेसिक क्यूरेटिव केयर दी जा सकती है पब्लिक क्लिनिक्स में, और अलग अलग सरकारी स्कीम और राज्य की सरकारों के स्कीम के थ्रू इनको ये सब चीज़ें दी भी गई हैं। बट कहीं ना कहीं इनकी जो यूटिलिटी है वो बहुत कम है। और अभी के समय में, कोरोना के समय पे, ये वाले जो वर्कर्स हैं, इनफॉर्मल वर्कर्स, इनके खिलाफ जो डेप्ट का अमाउंट है ना, जो उधार का अमाउंट है ना गांव के इलाकों में, वो भी बढ़ता जा रहा है। इस रिस्पेक्ट में केंद्र की सरकार इनके लिए क्या कर रही है उसको बात करना जरूरी है। इंडिया पार्लियामेंट ने सितंबर 2020 में सोशल सिक्योरिटी कोड पास किया। 4 लेबर लॉज एग्जिस्ट करते हैं, 3 मतलब 4 में से एक लेबर लॉज 2019 में पास हो गया था, 3 लेबर लॉज को 2020 में पास कराया गया, जिसमें एक है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड 2020, एक है इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड 2020 और एक है कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020। इस पर्टिकुलर वीडियो को देख लीजिए जाके। इस आर्टिकल में हम लोग कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 के बारे में स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं। तो ये जो कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी, जिसको सोशल सिक्योरिटी कोड भी बोला जा रहा है, क्या ये लॉ सच में यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है लोगों को? क्या इस बात की गारंटी दे रहा है? यहाँ पे बेसिक क्यूरेटिव हेल्थ केयर की बात नहीं की जा रही, क्योंकि सोशल सिक्योरिटी कोड में चलो आप कह लो कि बेसिक क्यूरेटिव हेल्थ केयर नहीं आता है। हालांकि यहाँ पे सरकार की थोड़ी बहुत तो बुराई करी दी है ऑथर ने। ऑथर यहाँ पे बोल रहा है कि नेशन वाइड पैंडेमिक के समय पे 2021-22 में सरकार से कम इतनी उम्मीद तो की ही गई थी कि अभी के लिए जो हल्का फुल्का 1% ऑफ द जीडीपी हमारा हेल्थ बजट है, इससे ज़्यादा हेल्थ बजट बनाया जाएगा। सरकार ने इससे ज़्यादा हेल्थ बजट बनाया है। बट अगर कोविड-19 की वैक्सीन के लिए जितना पैसा अलॉटेड है, अगर उसको आप हेल्थ बजट से बाहर निकाल दो तो अभी भी जो फाइनेंशियल ईयर 2022 का, सॉरी, फाइनेंशियल ईयर 2021-2022 का जो बजट है वो अभी भी बहुत कम है। मतलब कि ये बोल रहे हैं कि सरकार ने जो बजट बनाया है 2021-22 के लिए, उसमें से वैक्सीन के लिए जो पैसा एलोकेट किया है उसको हटा दोगे तो अभी भी आपको हेल्थ बजट बहुत कम ही नज़र आएगा। और वैक्सीन के लिए भी जितना पैसा एलोकेट किया है उसमें बहुत ज़्यादा अभी ख़त्म नहीं हुआ है, काफ़ी सारा भी बाकी ही बचा हुआ है। चलिए वापस आ जाते हैं सोशल सिक्योरिटी कोड पे। रीज़न भी यहाँ हेल्थ के बारे में बात थोड़ी कम की जा रही है। ये जो सोशल सिक्योरिटी कोड है 2020, ये एग्जिस्टिंग सोशल सिक्योरिटी लॉज को मर्ज करने की कोशिश करता है। बहुत सारे पहले ऐसे छोटे मोटे एक्ट्स थे, लॉज थे, जिनको हटा के ये कोड मर्ज करने की कोशिश कर रहा है और इनफॉर्मल वर्कर्स को विद इन सोशल सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन के लाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन यहाँ पे जब इस सोशल सिक्योरिटी कोड को ढंग से एनालाइज किया ऑथर ने, तो ऑथर ने पाया कि एक्चुअली में ज़्यादा कुछ कर नहीं रहा है। सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 एमलगमेट कर रहा है, रैशनलाइज कर रहा है प्रोविजन किसके? पहले के 8 सेंट्रल लेबर लॉज के। और इस पहले के 8 सेंट्रल लेबर लॉज में एम्प्लॉय फॉर्मेटेड फंड, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, मैटरनिटी बेनिफिट, ग्रेचुटी, ये सब आते हैं।
हाँ, प्रॉब्लम ये है कि भाई सोशल सिक्योरिटी कोड में ऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स के लिए जो लिखा हुआ है उसको तो आप साइड कर दो। जो लोग ऑलरेडी ऑर्गेनाइज सेक्टर में हैं उनके लिए ज़्यादा कुछ अलग से करने की ज़रूरत नहीं है। समझ रहे हो आप बात को? तो भाई जो एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस के अंदर आते हैं, जो प्रोविडेंट फंड के आते हैं, जिनको ऑलरेडी मैटरनिटी बेनिफिट मिला हुआ है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप बैंक पीओ कोई लड़की है या सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब में हो तो आपको एक एश्योर्ड अमाउंट ऑफ छुट्टी मिलेगी ही मिलेगी पेड, फिर ग्रेचुटी। तो ऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर्स को हटा दो। लेकिन जब बात आती है ऐसे वर्कर्स की जो कि ऑर्गेनाइज सेक्टर में नहीं आते, उनका यहाँ पे क्या होगा? तो क्या भाई ये कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी देगा 91% ऑफ द वर्कर्स जो इनफॉर्मल सेक्टर में काम कर रहे हैं? अगर बात की जाए तो इस कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी में लिखा हुआ है कि भाई केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार अपने अपने लेवल पे अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर के लिए स्कीम बनाएंगी। फिर से बात वही स्कीम बनाने पे आ गई। जो लीगल फ्रेमवर्क प्रपोज किया गया है सोशल सिक्योरिटी कोड में, उसमें इनफॉर्मल वर्कर्स के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली गई है कि वो अपने आप को रजिस्टर करेंगे। मतलब केंद्र की सरकार एक ऑनलाइन पोर्टल डेवलप करेगी और उस ऑनलाइन पोर्टल के ऊपर रजिस्टर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उस इनफॉर्मल वर्कर की होगी। जब तक इनफॉर्मल वर्कर उस ऑनलाइन पोर्टल के ऊपर अपने आप को रजिस्टर नहीं करता तब तक ही विल नॉट बी एलिजिबल फॉर यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी। अब ऑथर ये बोल रहा है कि इस प्रकार का नियम कानून यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 में बना के केंद्र सरकार ने कुछ अलग नहीं किया है। क्योंकि अगर आप पहले के भी अगर राज्य के सरकारों द्वारा बनाए गए सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स की बात करो तो उसमें भी ऐसे प्रोविजंस हैं। एक एक्ट आया था अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स सोशल सिक्योरिटी एक्ट 2008। इस एक्ट के प्रावधानों के हिसाब से बहुत सी राज्य की सरकारों ने ये बोला कि अगर आपको सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स का बेनिफिट चाहिए तो आप एक काम करो, हमारे द्वारा चलाए गए पोर्टल के ऊपर रजिस्टर करो। और यही बात फिर से सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 बोल रहा है। तो कौन सी नई चीज बोल रहा है? ओके, तो 2008 का लॉ और 2020 2021 का लॉ ये सब एक ही बात कर रहे हैं कि भाई पहले आपको ऑनलाइन पोर्टल पे रजिस्टर करना पड़ेगा। ठीक है भाई। फिर देखिए क्या बोला जा रहा है, द एब्सेंस ऑफ डेफिनेट एंड अनएम्बिगस प्रोविजंस इन द प्रेजेंट कोड वुड फर्दर कॉम्प्लिकेट अचीवमेंट ऑफ यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन। मतलब कि डेफिनेट प्रोविजंस भी यहाँ पे नहीं दिए गए, बहुत ही कंफ्यूजिंग टाइप के प्रोविजंस दिए गए इस प्रेजेंट सोशल सिक्योरिटी कोड में। और एक खास बात यहाँ पे बताई जा रही कि जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की बात कर रहे हो इसका तो अवेयरनेस ही नहीं है इनफॉर्मल वर्कर्स के अंदर। इनफॉर्मल वर्कर्स को पहले तो यही नहीं पता है कि उनके लिए सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स कितनी है। चलो ये मान लो पता चल भी गया कि सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स कितनी है, तो उनको यूज करने के लिए उनको एक ऐप पे अपने आप को रजिस्टर करना पड़ेगा, एक ऑनलाइन पोर्टल पे अपने आप को रजिस्टर करना पड़ेगा। और इसको कोविड-19 के रिस्पॉन्स से कंपेयर किया जा रहा है कि अगर आपको कोविड-19 की वैक्सीन लगानी तो कोविन नाम की गवर्नमेंट ऐप पे रजिस्टर करना ही पड़ेगा, उसके बिना वैक्सीन नहीं लगवा सकते, चाहे आप प्राइवेट में जाके पैसे दे के क्यों ना वैक्सीन लगवा रहे हो। तो ऑलरेडी ये जो कोविन पे रजिस्टर करने की रिक्वायरमेंट है, इससे लोग नाराज हो रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई जो गरीब आदमी है उसको तो ऐप चलाना आता ही नहीं, वो कैसे रजिस्टर करेगा। उसी प्रकार से सोशल सिक्योरिटी के बारे में कहा जा रहा है, सोशल सिक्योरिटी के रिस्पेक्ट में कहा जा रहा है कि जो इनफॉर्मल वर्कर्स हैं वो बिना पढ़े लिखे हैं, वो ज़्यादा अवेयर नहीं है कि कैसे टेक्निकल चीज़ें काम करती हैं, कैसे ये वेबसाइट वगैरह काम करती हैं, ऐप काम करती हैं। तो ये जो डिजिटल लिटरेसी की जो कमी है ना, और ये जो कनेक्टिविटी की कमी है इंटरनेट की, क्योंकि जो लोग गांव में रहते हैं वहाँ पे इंटरनेट उस लेवल का नहीं आता कि भाई ऐप डाउनलोड हो और वो अपने आप को यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी के लिए रजिस्टर करें। तो कुल मिला के यहाँ पे ये जो रजिस्ट्रेशन है अंडर कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी, दिस इज बेसिकली नॉट एन इनेबलर, ये कहीं ना कहीं डिसएडवांटेज में लेके आ रहे हैं लोगों को। प्लस अगर आपको सोशल सिक्योरिटी के लिए रजिस्टर करना है तो इनफॉर्मल वर्कर्स को बहुत सारे डॉक्यूमेंट्री पेपर्स देने हैं। अभी ये जो इनफॉर्मल वर्कर्स होते हैं दे आर फुट लूज कैजुअल वर्कर्स। फुट लूज कैजुअल वर्कर्स मतलब कि आज किसी एक बिल्डिंग में काम कर रहे हैं, परसों किसी और बिल्डिंग में काम कर रहे हैं। अभी मिस्त्री है, मिस्त्री आज एक घर बना रहा है, कल की डेट में दूसरी जगह बना रहा है, दिहाड़ी पे काम मिला नहीं मिला, तो ये लोग फुट लूज वर्कर्स हैं। कुछ लोग सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। तो अब इस प्रकार के वर्कर्स जो कि एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं, उनके पास डॉक्यूमेंटेशन हो ये ज़रूरी नहीं है। ओके, अपने लाइवलीहुड का प्रूफ देना, अपने इनकम डिटेल्स का प्रूफ देना, ये डॉक्यूमेंट इनके पास नहीं है, क्योंकि इनकी कोई प्रॉपर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन है ही नहीं। अभी दिहाड़ी पे काम करने वाला मजदूर एक जगह काम करेगा, उसको 400 रुपये मिल जाएंगे, अगली जगह किसी और जगह काम करेगा को 300 मिले। तो इस 400 या 300 की पर्चियां थोड़ी ना मिलती हैं इनको, इनको तो बस पैसा दे दिया जाता है और ये चले जाते हैं। तो इस प्रकार की रिक्वायरमेंट्स लगाना कि इनफॉर्मल वर्कर्स रजिस्टर करेंगे किसी पर्टिकुलर वेबसाइट पे, ये इस बात के इक्विवेलेंट है कि आप उनको सोशल सिक्योरिटी एम्बिट से बाहर निकाल रहे हो। फिर देखिए क्या बोला जा रहा है
चूंकि ये जो अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स हैं पूरे देश में फैले हुए हैं, दे आर स्प्रेड अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ इंडिया, तो इनकी मदद करने के लिए भाई इंटर स्टेट कॉपरेशन होना चाहिए। केवल केंद्र सरकार से या केवल राज्य सरकार से चीज़ें नहीं हो जाएंगी, जब दोनों लोग एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे तो ही चीज़ें होंगी। अब ये जो कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी है, इसमें कोई भी ऐसा बेसिक स्ट्रक्चर नहीं दे रखा है जिसके बेसिस पे केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार एक दूसरे के साथ कोऑपरेट कर पाएं इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स के लिए। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को एक बेसिक स्ट्रक्चर बनाना चाहिए जहां पे स्टेट्स सक्सेसफुली सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ एसिमिलेट करके इन वर्कर्स के लिए काम कर पाएं, बट वो भी यहाँ पे नहीं हो रहा है। होलिस्टिक सोशल सिक्योरिटी कवर प्रोवाइड करना अनऑर्गेनाइज्ड वर्कफोर्स के लिए सिंपल और इफेक्टिव मैनर में ये बहुत मुश्किल हो रहा है। खासकर ये जो सेटअप बनाया गया है कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी के द्वारा, इसमें तो और मुश्किल हो गया। वैसे ही केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच के जो रिश्ते हैं वो खराब चल रहे हैं, उसमें से भी ये अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के वर्कर्स के लिए कोई एक कॉमन प्लेटफॉर्म नहीं है। हाँ, कल की डेट में अगर केंद्र की सरकार एक ऐसा पोर्टल बना देती है जिसको सारी राज्य की सरकारें रिकॉग्निशन दे देती हैं, दुनिया भर में वर्कर केवल एक ही पोर्टल पर रजिस्टर करेगा और सारी राज्य की सरकारें उसी पोर्टल से रेफर करेंगी, अगर इस प्रकार का कोई सिस्टम इवॉल्व कर दिया जाए तो बहुत अच्छी बात है, बट अभी तक तो कोई भी इस प्रकार का सिस्टम इवॉल्व होता नजर नहीं आ रहा है। तो इस रिस्पेक्ट में इन इनफॉर्मल वर्कर्स की आइडेंटिटी भी दबी हुई है और इनको किसी भी प्रकार का बेसिक सोशल सिक्योरिटी कवरेज नहीं मिल रहा है। तो जो नया कोड है ये ऑलमोस्ट फेल हो रहा है। फिर यहाँ पे कुछ हेड्स में बात की गई। पहला हेड है मैटरनिटी बेनिफिट। इस सोशल सिक्योरिटी कोड में ये जो मैटरनिटी बेनिफिट वाला जो बेनिफिट है ये यूनिवर्सल नहीं है, ठीक है। तो वो इस्टेब्लिशमेंट जहाँ पे 10 वर्कर या 10 वर्कर से ज़्यादा काम कर रहे हैं उनके लिए मैटरनिटी बेनिफिट अवेलेबल है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इस्टेब्लिशमेंट की डेफिनेशन में केवल ऑर्गेनाइज सेक्टर आता है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर इस्टेब्लिशमेंट की डेफिनेशन में नहीं आता है। तो कुल मिला के कोई रेडी वाला या किसी दिहाड़ी मजदूर को अगर बच्चा हो रहा है तो उसके पास कोई भी प्रकार का मैटरनिटी बेनिफिट नहीं है। एनसीईआरटी में मैंने ऐसी बहुत सी स्टोरीज आपके साथ डिस्कस की हैं कि एक 9 मंथ्स की प्रेग्नेंट लेडी एक कंस्ट्रक्शन की साइट पे काम कर रही है, उसको बच्चा का लेबर पेन हुआ तो बिल्डिंग के पीछे जाके उसकी औरतों ने उसका बच्चा पैदा किया और बाद में आके फिर वो बिल्डिंग में काम करने लगी। मतलब इस प्रकार की दर्दनाक स्टोरीज भी हमने देखी और ये स्टोरीज सच है। इंडिया में सच में इस लेवल की गरीबी है। तो ये जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में वुमेन्स इंगेज्ड हैं जो कि मैटरनिटी बेनिफिट नहीं पा पाती, इनको मैटरनिटी बेनिफिट मिलना चाहिए, ठीक है। तो ये जो थ्रेशोल्ड वाला लॉ है ये यहाँ पे नहीं चल पाएगा, ओके। और वो लेडीज जो कि बिल्कुल ही अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है, जहाँ पे कोई एक प्रॉपर कंपनी आप आइडेंटिफाई ही नहीं कर सकते कि हाँ भाई इस पर्टिकुलर कंपनी में लेडी काम कर रही है, उसको भी कैसे ना कैसे करके टैक्स रेवेन्यू के थ्रू मैटरनिटी बेनिफिट अवेलेबल होना ही चाहिए, फाइनेंशियल फॉर्म में भी और छुट्टियों के भी फॉर्म में भी। फिर बात की जा रही है यहाँ पे एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड की। ये जो सोशल सिक्योरिटी कोड है ये बोलता है कि भाई एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड स्कीम केवल उन एस्टेब्लिशमेंट्स में चलेगा जहां पे 20 से ज्यादा वर्कर्स हैं, और फॉर इनफॉर्मल सेक्टर वर्कर्स एक्सेस टू एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड रिमेन्स अनफुलफिल्ड। पहली बात तो देखिए, कोई एक एस्टेब्लिशमेंट तब माना जाएगा जब वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में, जब वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में तो एस्टेब्लिश माना ही नहीं जाएगा। अब मान लीजिए कोई एक पर्टिकुलर कंपनी है या फिर मान लीजिए कोई एक पर्टिकुलर ऐसा पर्सन है जो यान बना रहा है गांव में, और यान बना के वो जो टेक्सटाइल ट्रेडर्स हैं शहर में उनको यान प्रोवाइड कर रहा है। तो अभी गांव वाला ये जो ट्रेडर है अगर इसने अपने आप को सरकार के साथ रजिस्टर नहीं किया है तो ये ऑर्गेनाइज सेक्टर में आएगा ही नहीं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आएगा। और ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर वाला भले 40 लोगों को एम्प्लॉय करके काम कर रहा हो, उसके ऊपर सोशल सिक्योरिटी कोड के जो नियम कानून है वो अप्लाई नहीं होंगे। तो ये 40 लोगों को ना ही मैटरनिटी बेनिफिट मिलेगा, ना ही एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड का बेनिफिट मिलेगा, और ना ही ग्रेचुटी का बेनिफिट मिलेगा। ग्रेचुटी क्या होती है? ग्रेचुटी एक लमसम अमाउंट होता है कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे काम करने के बाद आपको उतना पैसा मिलेगा ही मिलेगा। ये आपकी लास्ट ड्रॉन सैलरी पे डिपेंड करता है, उसके कैलकुलेशन पे नहीं जाते हैं। ग्रेचुटी भी एक प्रकार का सोशल बेनिफिट है जो कि एक पर्टिकुलर पर्सन को दिया जाता है जिसने कम से कम मिनिमम टाइम तक एक किसी काम शॉप में या किसी इंडस्ट्री में काम किया हो। अभी देखिए क्या बोला जा रहा है, ग्रेचुटी विल बी पेएबल टू एलिजिबल एम्प्लॉयज फॉर एवरी शॉप और एस्टेब्लिशमेंट इन विच 10 और मोर एम्प्लॉयज आर एम्प्लॉयड ऑन एनी ऑफ द डे ऑफ द प्रीसीडिंग 12 मंथ्स। तो पिछले 12 महीने में हर उस इंसान को ग्रेचुटी दी जाएगी उस शॉप और एस्टेब्लिशमेंट के रिस्पेक्ट में जहां पे 10 या 10 से ज्यादा लोग एम्प्लॉयड हैं। लेकिन तब भी इनफॉर्मल वर्कर्स के लिए भी ग्रेचुटी का प्रावधान अवेलेबल नहीं है। तो एस्टेब्लिशमेंट में पहली बात तो, अब देखिए सबसे खास बात दोस्तों यहाँ पे ये है कि अगर कोई ऐसा एस्टेब्लिशमेंट है जहाँ पे 20 से कम लोग काम कर रहे हैं तो भले ही वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में उसको एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड का बेनिफिट नहीं मिलेगा,
अगर कोई ऐसा एस्टेब्लिशमेंट है जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में, बट वहाँ 10 से कम लोग काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे काम करने वाली लेडीज़ को मैटरनिटी बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगर ऐसा कोई शॉप और एस्टेब्लिशमेंट है जहाँ पे 10 से कम लोग काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे काम करने वाले लोगों को ग्रेचुटी का बेनिफिट नहीं मिलेगा, भले ही वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में। तो ये जो मिनिमम वर्कर्स की लिमिट रखी गई, पहली बात तो ये गलत है। ऑर्गेनाइज सेक्टर की अगर इंडस्ट्री है तो वहाँ 1 वर्कर काम कर रहा हो, चाहे 2 वर्कर काम कर रहे हो, चाहे 10 कर रहे हो, चाहे 100 कर रहे हो, उनको एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुटी, मैटरनिटी बेनिफिट मिलना चाहिए। अगर नहीं मिल रहा है तो इट इज डेंजरस। ओके, तो ये सब बातें यहाँ पे बताई गई, मतलब सोशल सिक्योरिटी कोड में क्या कमियां हैं, इन कमियों के बारे में हमने यहाँ पे बात की। फिर लास्ट में यही बोला जा रहा है कि भाई सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट प्रोवाइड करना ज़रूरी है, लेकिन इसको प्रोवाइड करने के लिए कहीं ना कहीं हमारी सरकार के पास फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स भी हैं। इनफॉर्मल वर्कर्स के लिए डिज़ाइन जो स्कीम बनाने की काबिलियत है हमारी सरकार की, वो लिमिटेड है, क्योंकि इन स्कीम्स को बनाने में पैसा खत्म होता है और सरकार के पास ज़्यादा पैसा है नहीं। अब इस चीज़ में कंट्रास्ट दिखाया गया है। इंडिया चेयर कर रहा है ब्रिक्स की मीटिंग को दिल्ली में, और ये जो ब्रिक्स की मीटिंग है वो लेबर के ऊपर बात करेगी, फॉर्मलाइज करने के ऊपर बात करेगी लेबर पावर को। और इंडिया में लेबर पावर को फॉर्मलाइज करने के लिए जो नियम कानून है वो कितने बेकार हैं, वो हमने यहीं पे अभी देखे। तो एक कॉन्ट्रास्ट नजर आ रहा है कि ब्रिक्स में इंडिया लेबर के फॉर्मलाइजेशन के ऊपर एक लीडर की तरह मीटिंग चेयर कर रहा है और खुद के लेबर्स की हालत इतनी बुरी है। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेश स्टार्ट, द लेफ्ट मस्ट गार्ड अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ऑफ पावर इन द हैंड्स ऑफ पिनराई विजयन। भाई 17 नए फेसेस आए हैं नई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में। 21 की जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में 17 नए फेसेस हैं, 4 पुराने ही हैं। ठीक है, तो ये जो लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट है केरला की, इन्होंने ये बोला है कि ठीक है भाई, एक रिस्पॉन्सिव पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे और हम नए चेहरों को लेके आएंगे। अब बात यहाँ पे ये है कि चीफ मिनिस्टर पिनराई विजयन, द CPI-M has not nominated any of its minister from the previous terms। पूरी जो सरकार बनी है वो LDF के दम पे बनी है। इसमें जो सबसे बड़ी पार्टी है वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट है। अभी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट के पहले जितने भी मिनिस्टर्स थे उसमें किसी भी मिनिस्टर को रीअपॉइंटमेंट नहीं मिला है। ठीक है ना भाई, जितने भी मिनिस्टर CPI की तरफ से आए हैं वो नए हैं, और ये जो 8 मिनिस्टर्स अभी के लिए आए हैं 21 में से, ये फर्स्ट टाइम MLAs हैं। और जो स्पीकर नॉमिनी है MB राजेश, ये भी फर्स्ट टाइम MLA है। यहाँ पे जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बनाया गया है वो काफ़ी ब्रॉड है, उसमें सोशल डाइवर्सिटी है। 3 वुमेन को यहाँ पे नॉमिनेट किया गया है। जो सोशल बेस है केरला के, हर बेस को यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन मिला है। वीना गॉर्ज को और साजी चेरियान को भी यहाँ पे प्राइज दिया गया है। क्यों? क्योंकि जो क्रिश्चियन वोटर्स हैं सेंट्रल ट्रेवनकोर के, उनको ये लोग LDF के फ्रंट में लेके आए। फिर यूथ भी यहाँ बहुत सारे हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ और प्रॉब्लमेटिक चीज़ें भी हैं। कुछ ऐसे नाम जो कि केरला के अंदर बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं, उनको यहाँ मौका नहीं मिल पाया, जैसे KK शैलजा। KK शैलजा इससे पहले वाले कैबिनेट में हेल्थ मिनिस्टर थी, और एडिटोरियल्स में मैंने डिस्कस भी किया है कि कैसे KK शैलजा ने केरला के अंदर हेल्थ की फील्ड में बहुत काम किया है, पैंडमिक से लड़ने में बहुत काम किया है। लेकिन जब KK शैलजा को यहाँ पे मिनिस्टर नहीं बनाया गया तो पिनराई विजयन की और LDF की सरकार की काफ़ी बुराई हुई है, क्योंकि KK शैलजा के काफ़ी फैन है केरला के अंदर। तो इस रिस्पेक्ट में इतने बड़े लोगों को हटा के आप कह दो कि बाकी लोगों को यहाँ पे अपॉइंट किया गया, जैसे फॉर एग्जांपल PA मोहम्मद रियाज को अपॉइंट किया गया, ये मिस्टर विजयन के सन इन लॉ है। R बिंदु को अपॉइंट किया गया, ये है वाइफ है CPI मार्क्सिस्ट के एक्टिंग सेक्रेटरी A विजय राघवन की। तो R बिंदु और P मोहम्मद रियाज अपने आप में इन्होंने अच्छा काम किया, ऐसा नहीं है कि ये रिश्तेदारी में है CPI मार्क्सिस्ट वालों की तो इनको बना दिया गया। इन्होंने ग्राउंड लेवल पे कहीं ना कहीं काम किया। तो ठीक है भाई, आपने कैबिनेट को रीशफल किया है, KK शैलजा वाले इंसिडेंट को हटा दो, तो कहीं ना कहीं लोग ठीक है कि भाई आप नए फेसेस लेके आ रहे हो पॉलिटी में। अब जो स्वीरिंग इन सेरेमनी है वहाँ पे 500 लोगों का क्राउड अवेलेबल होगा। स्टेट में कहीं ना कहीं कोरोना वायरस फैल रहा है, तो ये 500 लोगों का क्राउड डिजायरेबल नहीं है, एक बात तो ये बताई जा रही है। दूसरी बात, केरला को कहीं ना कहीं साइक्लोन के चलते भी नुकसान हुआ है। तोक्ताई साइक्लोन ने केरला में भी ठीक ठाक बारिश पहुंचाई है, और मानसून केरला में आने वाला है। केरला के जो फाइनेंसेस है हिले हुए हैं। ये वेलफेयर स्टेट है, अच्छा खासा पैसा लोगों की भलाई में ख़त्म करता है, बट कहीं ना कहीं पैसा लिमिटेड है। तब सोचने वाली बात यहाँ पे ये है कि एक जो सबसे बड़ा इशू यहाँ पे निकल के आ रहा है वो ये है कि भाई ये जो CPI-M है, ये जो LDF है, वो ये दिखा रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट इंडिविजुअल्स नहीं है। मतलब पहले जो दिग्गज नेता थे CPI-M के, उनको दोबारा मिनिस्टर नहीं बनाया यहाँ पे पिनराई विजयन ने। वो MLA बन के आए हैं बट मिनिस्टर नहीं बने, मतलब मिनिस्टर नए चेहरों को बनाया जा रहा है।
इससे पिनराई विजयन साहब क्या सिग्नल भेज रहे हैं? इससे पिनराई विजयन साहब ये सिग्नल भेज रहे हैं कि मैं नए चेहरों को मौका दे रहा हूँ आगे आके पॉलिटी में अपना रोल प्ले करने का। पुराने दिग्गज चेहरे जो हमेशा से राज करते चले आ रहे हैं वही राज करेंगे, ऐसा यहाँ पे नहीं है। लेकिन एक और कंसर्न है, एक कंसर्न और है कि मिस्टर विजयन अपनी ताकत को बढ़ा रहे हैं, ताकत को अपने हाथों में कंसंट्रेट कर रहे हैं। ये मिस्टर विजयन के ऊपर यहाँ पे इल्जाम लगाया जा रहा है। पहले के जो दिग्गज नेता थे, जो कहीं ना कहीं पिनराई विजयन से सवाल पूछ सकते थे, उनको मिनिस्टर नहीं बनाया गया। अब जो नए नेता आए हैं वो किस हद तक मिस्टर पिनराई विजयन को क्वेश्चन कर पाएंगे, उनसे सवाल पूछ पाएंगे, अपनी बात को सामने रख पाएंगे, क्योंकि ये सब न्यू कमर्स हैं और न्यू कमर्स ऑब्वियस सी बात है पुराने पिनराई विजयन के सामने थोड़ा झिझक के रहेंगे। तो इस रिस्पेक्ट में किस हद तक ये मिनिस्टर्स अपनी बात को सामने रख पाएंगे, पिनराई विजयन कहीं एक लिमिट से ज़्यादा अपनी ताकत को यहाँ असर्ट तो नहीं करेंगे, ये सब बातें यहाँ पे देखने वाली है। तो पिनराई विजयन के ऊपर यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा रही है कि इन नए मिनिस्टर्स को डिसीजन मेकिंग पावर दी जाए, इन नए मिनिस्टर्स को आप कह सकते हो कि ऑटोनॉमी दी जाए कि अपने अपने फील्ड में वो और अच्छी तरीके से काम कर सकें, क्योंकि सबके सब नए हैं और ये सबके सब नए किस हद तक पिनराई विजयन के अगेंस्ट बोल पाएंगे, इस बात के ऊपर यहाँ पे सवाल उठाया जाएगा। प्लस मिस्टर पिनराई विजयन की काफ़ी बुराई भी हुई थी, इनकी काफ़ी आप कह सकते हो बेइज्जती भी हुई थी। आपको पता ही जो गोल्ड स्कैम वाला केस हुआ था, ठीक है, स्वप्न सुरेश याद है ना, जिसमें ये पता चला था कि भाई गोल्ड की स्मगलिंग हो रही केरला के अंदर यूएई से, तो वहाँ पे भी पिनराई विजयन जी के ऊपर काफ़ी सारे इल्ज़ाम लगे थे। तो इसलिए नए चेहरे यहाँ पे पिनराई विजयन लेके आ रहे हैं, जिससे वो स्टेट के लोगों को दिखाना चाह रहे हैं कि मैं नए लोगों को मौका दे रहा हूँ, दिस इज़ न्यू केरला। बट कहीं वो ताकत कंसंट्रेट तो नहीं कर रहे हैं, इस बारे में आर्टिकल में लिखा है। नेक्स्ट आर्टिकल में चलते हैं, फ्लैशिंग लाइट्स ऑन स्लाइडिंग इकोनॉमी एंड कैश ट्रांसफर्स। यहाँ पे बताया जा रहा है कि भाई इन्फ्लेशन कहीं ना कहीं इकोनॉमी के लिए खतरा बन के आया है। आरबीआई का लेटेस्ट मंथली बुलेटिन रिलीज हो चुका है और यहाँ पे जो इकोनॉमिस्ट और बाकी इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स बहुत दिन से बोल रहे थे, यही सब होता नजर आ रहा है। देयर इज अ शार्प स्लाइड इन इकोनॉमिक मोमेंटम, ठीक है। स्टेट ऑफ द इकोनॉमी में एक आर्टिकल लिखा और आरबीआई ऑफिशियल्स इंक्लूडिंग डेप्यूटी गवर्नर माइकल देवा पात्रा ने क्या बोला है कि डिमांड शॉक देखने को मिला है। मतलब कोविड-19 पैंडेमिक की ये जो सेकेंड वेव आई है, इसमें कहीं ना कहीं डिमांड शॉक देखने को मिला है, मतलब डिमांड कम हुई है। मतलब लोग जब चीज़ों की डिमांड नहीं करेंगे, लोग जब चीज़ों को मार्केट से नहीं खरीदेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है इकोनॉमिक एक्टिविटी धीमी पड़ जाएगी। ये डिमांड की कमी क्यों है? पहली बात तो लॉस ऑफ मोबिलिटी, बहुत जगहों पे लॉकडाउन लग गया है, लोग घर के अंदर बंद हो गए हैं, लोकलाइज्ड लॉकडाउन है, लोग डरे भी हुए हैं कि भाई कोरोना का इन्फेक्शन फैल रहा है, एक नई प्रकार का म्यूटेंट फैल रहा है, तो लोग कहीं ना कहीं अपनी जान के लिए डरे हुए हैं, तो इस रिस्पेक्ट में वो ज़्यादा बाहर नहीं निकल रहे हैं। तो इसलिए भी आप कह सकते हो कि ये लॉस ऑफ मोबिलिटी रीज़न है डिमांड के लिए। फिर डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग कम हुई है, अनएम्प्लॉयमेंट भी कहीं ना कहीं बढ़ रहा है, तो इन सब चीज़ों के चलते डिमांड घट रही है और जब डिमांड घट रही है तो प्रोडक्शन तो घटेगा ही घटेगा। और ये सब चीज़ें कैप्चर हुई हैं बहुत से इकोनॉमिक इंडिकेटर्स में, जैसे कि फॉर एग्जांपल जीएसटी के जो ई वे बिल्स होते हैं, जो कि इंडिकेटर हैं हेल्थ ऑफ डोमेस्टिक ट्रेड के, ये ई वे बिल्स 17.5% घटे हैं। तो अप्रैल 2021 में ये जो ई वे बिल्स हैं जीएसटी के, मंथ ऑन मंथ इनमें डिक्रीज पिछले महीने के रिस्पेक्ट से 17.5% कम है। ऑटोमोबाइल फ्यूल का कंजम्पशन घटा है, कॉमर्शियल व्हीकल सेल घटे हैं, डोमेस्टिक एयर पैसेंजर का ट्रैफिक घटा है। ऑब्वियस सी बात है ट्रैफिक तो घटेगा ही ना। अब आपको किसी भी स्टेट से किसी दूसरे स्टेट में जाना है, हर जगह आरटीपीसीआर की रिक्वायरमेंट है। अब आदमी ये सोचता है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि किसी को जम्मू से मुंबई आना है, समझिए, ठीक है, अभी जम्मू से मुंबई आना है, तो पहले क्या था, अभी तो खैर मुंबई में और महाराष्ट्र में हर जगह से आने वालों को आरटीपीसीआर नेगेटिव चाहिए, लेकिन पहले क्या था कि दिल्ली से आने वालों को आरटीपीसीआर नेगेटिव चाहिए थे। तो अब जम्मू से अगर मुंबई की डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है, वाया दिल्ली है, तो जम्मू वाला उड़ेगा, दिल्ली में 2 घंटे का लेओवर लेगा, मुंबई आ जाएगा। अभी मुंबई वाला बोलेगा तुम तो दिल्ली से आ रहे हो, जम्मू वाला बोलेगा कि यार मेरा तो लेओवर था, मैं क्या करूं, डायरेक्ट फ्लाइट ही नहीं थी। तो इतने ज़्यादा कंडीशंस लग गए हैं इंटर स्टेट ट्रेवल पे इस कोरोना के चलते कि लोग ट्रेवल बहुत ही ज़्यादा अर्जेंट सर्कमस्टांसेस में कर रहे हैं। जब काम नहीं पड़ रहा है तो लोग ट्रेवल ही नहीं कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम दे रही हैं और उसकी वजह से जो डोमेस्टिक एयर ट्रैफिक है वो भी गिर गया है। फिर यहाँ पे इफेक्ट केवल अर्बन इकोनॉमी पे नहीं, यहाँ पे इफेक्ट भैया रूरल इकोनॉमी पे भी पहुँच गया है। अगर आप बात करो तो फर्स्ट वेव ऑफ पैंडेमिक के दौरान रूरल इकोनॉमी उतनी टच नहीं हुई थी, बट यहाँ पे रूरल इकोनॉमी टच हो गई है। रूरल इलाकों में इन्फेक्शन तेजी से फैल रहे हैं, हमारा जो कंट्री साइड है वहाँ पे इन्फेक्शन फैल रहे हैं और उसके चलते ये देखने को मिला है कि जो 2 व्हीलर की सेल जो कि हमारे रूरल इलाके में बहुत होती है और ट्रैक्टर की जो डिमांड होती है हमारे रूरल इलाके में 33.5% घट गई है।
अनएम्प्लॉयमेंट की बात की जाए तो अनएम्प्लॉयमेंट अप्रैल 2021 में इज अ 4 मंथ हाई ऑफ 8% एज पर अ सर्वे बाय सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, और 18 मई को ये 9.5% था ऑन द बेसिस ऑफ 30-day मूविंग एवरेज। अगर आप बात करो रूरल अनएम्प्लॉयमेंट की तो 8.6% पे पहुंच गया है। तो इस पैंडेमिक के चलते अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, और रूरल इलाकों में जब अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा प्लस रूरल इलाकों में स्पेंडिंग ज़्यादा होगी, इस बार का जो सेकेंड वेव ऑफ इन्फेक्शन है वो हमारे रूरल इलाकों को अच्छा खासा इफेक्ट कर रहा है। तो एक तो रूरल इलाकों में वैसे लोगों के पास पैसे नहीं, ऊपर से अनएम्प्लॉयमेंट, ऊपर से हेल्थ पे ज़्यादा खर्चा, तो कहीं ना कहीं हमारे रूरल इलाकों की हालत भी इस समय पे ख़राब है। तो पहले एग्रीकल्चर के रिस्पेक्ट में जो इकोनॉमी बढ़ रही थी अब थोड़ा थोड़ा घटती नजर आ रही है। फर्स्ट वेव ऑफ पैंडेमिक में देखो आपने क्या हुआ था, फर्स्ट वेव ऑफ पैंडेमिक में अर्बन इलाकों की हालत ख़राब थी, बट हमारी एग्रीकल्चरल इकोनॉमी, हमारी रूरल इकोनॉमी बढ़ी थी। इस बार वो बढ़ती नज़र नहीं आ रही, इस बार वो भी नीचे गिरती नज़र आ रही है। ओके, तो अगर इस प्रकार से ये वायरस फैलता गया, इस प्रकार से ये इन्फेक्शन फैलता गया, तो भैया लास्ट साल का जो क्रिपलिंग कॉन्ट्रैक्शन था, हो सकता है कि वो कॉन्ट्रैक्शन हमको इस बार भी देखने को मिल जाए, एंड दैट विल बी काउंटर प्रोडक्टिव एंड सुसाइडल फॉर आवर रिकवरी। चूंकि पिछली बार ऑलरेडी हमारी इकोनॉमी 10% घट गई है, इस बार अगर और घटने पे आ गई तो प्रॉब्लम हो जाएगी। और ये और घट इसलिए भी सकती है, इसके चांसेस इसलिए भी हैं चूंकि वैक्सीनेशन बहुत धीमे हो गए हैं। जिस स्पीड पे वैक्सीनेट करने की ज़रूरत है देश के लोगों को, जिस स्पीड पे देश में कोरोना वायरस फैल रहा है, उस स्पीड पे इंडिया में वैक्सीनेशन नहीं हो रहे हैं। और आगे आने वाले समय में चूंकि खरीफ का क्रॉप की फसल आने वाली है, तो एग्रीकल्चर सेक्टर में भी कहीं ना कहीं ये नुकसान होने ही वाला है। तो ये जो रिपोर्ट्स हैं इन्फेक्शंस की, डेथ्स की विलेजेस और टाउन्स में, ये बहुत ही ग्रिम पिक्चर पेश कर रहे हैं हमारे देश की, न केवल इंडिया में, पूरी दुनिया में। और ये जो रूरल डिमांड है, ये रूरल डिमांड भी कम हो रही है, और आगे आने वाले समय में दो चीज़ों की रूरल डिमांड बढ़ेगी, एक तो फूड की बढ़ेगी, एक मेडिसिन की बढ़ेगी। ठीक है, अभी फूड की अवेलेबिलिटी कितनी है तो इस बात पे डिपेंड करेगा कि हमारी खरीफ की खेती कैसे होती है, जो कि कुछ हद तक तो कोरोना की वजह से इम्पैक्ट होने ही वाली है। मेडिसिन की सप्लाई अनइंटरप्टेड तरीके से अर्बन इलाकों से रूरल इलाकों तक जानी चाहिए, ये सरकार को कहीं ना कहीं इंश्योर करना पड़ेगा। इन सब चीज़ों में कुछ और बुरी खबरें हैं भाई। ट्रांसपोर्ट फ्यूल के दाम बढ़ रहे हैं, ये क्रूड ऑयल के दाम पूरी दुनिया में बढ़ रहे हैं, और उसका इम्पैक्ट इंडिया में भी आ रहा है, क्योंकि इंडिया में टैक्सेस बहुत कम कम किए गए हैं। फिर कमोडिटी के दाम बढ़ रहे हैं, इन्फ्लेशन आता ही है, जब भी इस प्रकार का पैंडेमिक का खतरा है इन्फ्लेशन आ ही जाता है ना चाहते हुए भी। एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल, रॉ मटेरियल, सबके दाम यहाँ पे बढ़ रहे हैं, और जब ये दाम बढ़ेंगे तब ओवरऑल प्रॉब्लम। अच्छा, मैंने आपको कमोडिटी सुपर साइकिल के बारे में समझाया था। कमोडिटी सुपर साइकिल के थ्रू मैंने आपको समझाया था कि दुनिया भर में चीज़ों के दाम बढ़ रहे हैं। चौथी 4 कमोडिटी सुपर साइकिल आज तक हुई है, या 5वीं है। तो उस कमोडिटी सुपर साइकिल का अगर आप बहाना देखो तो कहीं ना कहीं इंटरनेशनल कमोडिटीज के दाम बढ़ रहे हैं, तो इंडिया का जो डेवलपमेंट प्रोसेस है, खासकर इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रोसेस है, इसके ऊपर भी इसका इफेक्ट आएगा। कमोडिटी सुपर साइकिल मेरे नाम के साथ सर्च मारिए, काफ़ी अच्छी वीडियो है वो, उस पर व्यूज़ इतने नहीं आए थे, बट दैट इज़ वेरी नॉलेजेबल। इस प्रकार की वीडियोज़ देख लिया करिए, आपके नॉलेज के लिए अच्छी होती हैं, मसालेदार नहीं होती हैं। अब नॉलेज तो वैसे ही नीरस है। फिर आगे बात करें, क्या बोला जा रहा है, एक्सेलरेटिंग इन्फ्लेशन threatens the economy overall consumptive capacity and policy makers need to be wary of real danger of stagflation. The shrinking fiscal space notwithstanding, authorities need to spend more on an expedited nationalized vaccine rollout. अभी के लिए ज़रूरी ये है कि भाई बहुत ज़्यादा पैसा सरकार ख़त्म करे वैक्सीनेशन के ऊपर, ये पहली चीज़, ये सब बोल रहे हैं। एक ये ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर सरकार को हर कोई एक ही बात बोल रहा है। दूसरी बात, जो गरीब लोग हैं उनको डायरेक्ट कैश ट्रांसफ़र दे दिया जाए, अगर कुछ टेम्पररी बेसिस पे, तो बड़ी मदद हो जाएगी। यहाँ पे कहते हैं ना कि यूनिवर्सल बेसिक इनकम, तो अगर गरीबों को जिनको ज़रूरत है, अगर उनको यूनिवर्सल बेसिक इनकम प्रोवाइड करी जा सके सरकार के द्वारा, तो दिस विल बी वेरी हेल्पफुल। फिर कहीं ना कहीं ओवरऑल जो कंजम्पशन कैपेसिटी है हमारी देश की, वो पॉलिसी मेकर्स को बढ़ानी पड़ेगी, नहीं तो स्टैगफ्लेशन का डर आ जाएगा। स्टैगफ्लेशन क्या होता है? स्टैगफ्लेशन ये होता है कि आपका इन्फ्लेशन बढ़ रहा है बट इकोनॉमी घट रही है। जी हाँ, देखिए, इकोनॉमी के बढ़ने के लिए थोड़े बहुत दाम बढ़ने ज़रूरी होते हैं, ये हर इकोनॉमिक एक्सपर्ट बोलता है। जब तक थोड़ा इन्फ्लेशन नहीं होगा तब तक इकोनॉमी आगे नहीं बढ़ सकती। इसीलिए तो हमने 4+-2 का ब्रांच ले रखी, मतलब 2 से 6% तक हम इन्फ्लेशन अगर रख पाते हैं तो ये बहुत अच्छा है। मतलब थोड़ा बहुत तो महंगाई बढ़नी ज़रूरी है अगर हमको इकोनॉमी को बढ़ाना है।
लेकिन एक प्रॉब्लम ये होती है कि इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया और इकोनॉमी कम हो रही है, वो होता है स्टैगफ्लेशन, एंड दैट इज़ वेरी डेंजरस फॉर द इकोनॉमी। और इंडिया में उस चीज़ के चांसेस होते नजर आ रहे हैं। पिछले साल भी कुछ ऐसा ही हुआ था कि इन्फ्लेशन, महंगाई एक लिमिट से ज़्यादा बढ़ रही थी और ओवरऑल इकोनॉमी हमारी घट गई। तो दिस इज स्टैगफ्लेशन, और ये जो स्टैगफ्लेशन की जो सिचुएशन है ये बहुत काउंटर प्रोडक्टिव होती है। इसका कोई फायदा नहीं, इसके नुकसान ही नुकसान है। पहली बात तो महंगाई बढ़ जाएगी, आपकी रुपये की वैल्यू कम हो जाएगी, आप जो कमा रहे होगे वो आपको कम फील होगा। दूसरी बात, ओवरऑल अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा। तीसरी बात, इकोनॉमी तो नीचे हो ही रही है, तो लोगों के पास जो भी पैसा है वो भी कम हो जाएगा, नेशनल इनकम कम हो जाएगी। और ये सब चीज़ें किसी भी प्रकार से सही नहीं बोल सकते। दिस इज़ वेरी काउंटर प्रोडक्टिव। ठीक है, तो ये सब बातें यहाँ पे बताई गई हैं। नेक्स्ट बात करते हैं ओवर स्टेपिंग द नॉर्म। द सेंटर्स ब्लैंकेट डिसीजन टू प्रोवाइड सिक्योरिटी कवर टू 77 MLAs रेज अ स्लू ऑफ क्वेश्चन। रिसेंटली देखिए हुआ ये है कि यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एक ऑर्डर इशू किया है। इस ऑर्डर इशू के थ्रू यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने बोला है कि भाई बंगाल से जो 77 MLAs इलेक्ट हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के, इनको भाई सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाएगी। अब ये जो पर्टिकुलर ऑर्डर है ये थोड़ा पॉलिटिकली मोटिवेटेड नजर आ रहा है। अभी के लिए जो 77 MLAs हैं उनमें से 16 MLAs को ऑलरेडी सिक्योरिटी मिली है अलग अलग प्रकार की। बचे 61 MLAs को एक्स कैटेगरी की सिक्योरिटी दी जाएगी। अब सबसे पहले तो समझते हैं कि इस सिक्योरिटी को देने का प्रोसीजर क्या है। देखिए, जिन भी लोगों को कितना थ्रेट है, जिन लोगों को भी आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है, उनको किस हद तक थ्रेट है और उनको किस हद तक सिक्योरिटी प्रोवाइड की जानी चाहिए, ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की एक कमेटी डिसाइड करती है। और इस कमेटी में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के ऑफिशियल होते हैं, इंटेलिजेंस ब्यूरो के ऑफिशियल होते हैं, दिल्ली पुलिस के ऑफिशियल्स होते हैं, सीनियर ऑफिशियल्स होते हैं सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस के, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्सेस के ऑफिशियल होते हैं, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के ऑफिशियल होते हैं, ITBP के होते हैं, NSG के होते हैं। और ये सारे ऑफिशियल्स बैठ के इस बात पे बहस करते हैं कि हाँ भाई, किसको प्रोटेक्शन देनी है, किसको प्रोटेक्शन नहीं देनी है। ज़्यादातर केसेस में जिसको जिसको भी प्रोटेक्शन मिलती है उस सब के ऊपर अलग से बात होती है। मतलब कि जब लोग बैठ के बात कर रहे हैं तो किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप के लिए कलेक्टिवली बात नहीं होगी, इंडिविजुअल बेसिस पे डिसाइड किया जाता है। यहाँ पे 77 MLAs को सिक्योरिटी देने की बात की गई है। मतलब यहाँ पे एक डिसीजन कलेक्टिव दिख रहा है, जबकि नॉर्मल कर कोर्स में डिसीजन कलेक्टिव नहीं होता है। नॉर्मल कर कोर्स में केस बाय केस डिसाइड किया जाता है कि हाँ भाई इस पर्टिकुलर पर्सन को सिक्योरिटी देनी है, हाँ भाई इसको नहीं देनी है। तो यहाँ पे जो डिसीजन लिया गया है कि CAPF के पर्सनल्स को 77 MLAs की सिक्योरिटी के लिए यहाँ पे डिप्लॉय किया जाएगा, ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड लग रहा है डिसीजन। और ये जो पॉलिटिकली मोटिवेटेड डिसीजन है, इसने इस बात पे ध्यान नहीं दिया कि किसको ज़रूरत है अब किसको ज़रूरत नहीं है। अच्छा, CAPF के जो भी जवान हैं, ऐसा नहीं है कि उन्होंने पहले कभी किसी MLA को सिक्योरिटी दी ही नहीं है। पंजाब में जब इंसर्जेंसी थी, जम्मू एंड कश्मीर में जब इंसर्जेंसी थी, तब CAPF के पर्सनल्स को डिप्लॉय किया गया था इन MLAs को कहीं ना कहीं सिक्योरिटी देने के लिए। और ज़रूरी भी है, अभी जम्मू एंड कश्मीर जैसी जगहों पे इलेक्टेड MLAs को गोली मार सकते हैं मिलिटेंट्स, तो भैया प्रोटेक्शन तो देनी ही पड़ेगी ना। ओके, अब अगर बात करो सिक्योरिटी देने की, तो ये काम किसका है? ये काम है स्टेट लेजिस्लेचर का। वेस्ट बंगाल या किसी भी स्टेट की बात की जाए तो लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट है, ठीक है ना, ये स्टेट लिस्ट के अंदर आता है। तो भाई MLAs को सिक्योरिटी देना किसका काम है? वेस्ट बंगाल की सरकार का। लेकिन वेस्ट बंगाल की सरकार के ऊपर हमारी केंद्र की सरकार का भरोसा ही नहीं है, इसलिए केंद्र की सरकार CAPF को डिप्लॉय कर रही है अपने MLAs को बचाने के लिए। अब ये सही नहीं है सेंटर स्टेट रिलेशंस के लिए। मतलब इस हद तक केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार के बीच में अनबन हो गई है, भरोसा नहीं है कि केंद्र की सरकार को अब सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस को डिप्लॉय करना पड़ रहा है अपने MLAs को सिक्योरिटी देने के लिए। तो ये दिस इज नॉट राइट, दिस इज नॉट अ हेल्दी साइन फॉर सेंटर स्टेट रिलेशन। पहली बात तो ये है। दूसरी बात, दिस इज ऑल्सो नॉट अ हेल्दी साइन फॉर पुलिस ऑफिसर्स। वो पुलिस ऑफिसर्स जो IPS कैडर से सेलेक्ट होके जाते हैं, लेकिन अभी के लिए वेस्ट बंगाल सरकार के अंदर काम कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि वो वेस्ट बंगाल सरकार के फेवर में ज़्यादा बात कर रहे हैं। अभी केंद्र सरकार को इन पुलिस ऑफिसर्स के ऊपर भरोसा नहीं है, केंद्र सरकार को CAPF के ऊपर भरोसा है। ये अपनी आप में एक सही बात नहीं है। दूसरी चीज़, ओवरऑल देखा जाए तो 2019 में 66,043 पुलिस और CAPF के पर्सनल्स को डिप्लॉय किया गया था 19,467 मिनिस्टर्स, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, जजेस और ब्यूरोक्रेट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। आप बोलोगे 19,467 कैसे आ गए मिनिस्टर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट? तो मिनिस्टर्स बहुत कम है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बहुत कम है, जजेस कम है, लेकिन ब्यूरोक्रेट्स तो बहुत ज़्यादा है ना। अभी ब्यूरोक्रेट्स में तो IAS, IPS, SDM सब आ जाते हैं। तो ओवरऑल 19,467
मिनिस्टर, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जजेस और ब्यूरोक्रेट को प्रोटेक्ट करने के लिए 66,043 पुलिस और सीएपीएफ के पर्सनल को डिप्लॉय किया गया था 2019 में, जबकि सैंक्शन नंबर ऑफ पर्सनल्स कितने हैं 43,556 एज पर डाटा ऑन पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। अकेले प्राइम मिनिस्टर साहब की सिक्योरिटी के लिए 3,000 सीएपीएफ के जवानों को डिप्यूट किया जाता है स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप में। हालांकि देखिए अभी प्राइम मिनिस्टर बहुत बड़े ऑफिसर है, इनकी सिक्योरिटी तो देखिए होगी ही होगी, तो इनके लिए तो जो डिप्लॉयमेंट है वो एक अलग बात है। लेकिन ये बोला जा रहा है कि भाई ओवरऑल सबके लिए अगर आप सीएपीएफ के पर्सनल को ड्यूटी पे लगा दोगे तो ऑब्वियस ही बात है फिर ये वीआईपी प्रोटेक्शन ही करते रहेंगे। इनका ट्रेनिंग शेड्यूल कहीं ना कहीं इंपैक्ट होता है। वीआईपी प्रोटेक्शन का जो ट्रेनिंग शेड्यूल होता है वो 8 वीक की ट्रेनिंग होती है और समय समय पे इनको 2 वीक की रिफ्रेशर ट्रेनिंग करनी पड़ती है। तो कहीं ना कहीं इनका जो बाकी जगहों पे काम करने की ट्रेनिंग का शेड्यूल होता है वो बिगड़ जाता है। प्लस जितने लोग यहाँ पे डिप्लॉयड हैं, मतलब जितनी सैंक्शन स्ट्रेंथ है 43,556, उससे बहुत ज़्यादा लोगों को यहाँ पे सिक्योरिटी में डिप्लॉय करके रखा गया है। ये भी एक अच्छी बात नहीं है। अब यहाँ पे 2-3 चीज़ें कही हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि अगर आप एक प्राइवेट इंडस्ट्रियलिस्ट को देखोगे तो वो प्रति महीने कम से कम 16 लाख रुपए खत्म करता है अपनी सिक्योरिटी को कवर करने के लिए। तो इन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स, इन एमएलएस को जो कि कहीं ना कहीं काफ़ी अमीर हैं, उनको ये बोला जा सकता है कि भाई आप अपने सिक्योरिटी का खर्चा खुद उठाओ। ये जो सीएपीएफ के जवान आपकी सिक्योरिटी में लगे रहते हैं, एक्चुअली में ये जो बड़े बड़े पॉलिटिकल क्लास के लोग होते हैं, जज होते हैं ना, इनके अंदर ये स्टेटस सिंबल होता है कि भाई मुझे सिक्योरिटी प्रोवाइड की है, मैं बड़ा आदमी हूँ। अब ये जो सिक्योरिटी प्रोवाइड करने वाला जो काम है ना भाई, ये आप स्टेटस सिंबल के साथ जोड़ के देखो तो वो एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के लिए तो ठीक है, बट ओवरऑल तो पब्लिक फाइनेंसेस पे फर्क पड़ रहा है ना। तो अगर एक इंडस्ट्रियलिस्ट 16 लाख रुपए प्रति महीना खत्म कर सकता है अपनी सिक्योरिटी पे, तो ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स और वो लीडर्स जिनके खुद के क्रिमिनल रिकॉर्ड्स हैं, वो अपने पैसों से पैसा खत्म करके अपनी सिक्योरिटी लगा सकते हैं। उनके लिए लोगों और टैक्सेस के थ्रू पे की गई सीएपीएफ के थ्रू सिक्योरिटी देना कहाँ तक सही है। तो मतलब यहाँ पे एमपी नेथनल साहब बोल रहे हैं कि भाई ये जो खुलेआम अपने मन के हिसाब से किसी की भी सिक्योरिटी में सीएपीएफ के जवानों को, पुलिस को लगा दिया जाता है, ये सही नहीं है। इस ट्रेंड को कहीं ना कहीं अरेस्ट करने की जरूरत है। ये बात यहाँ पे बोल रहे हैं एमपी नेथनल साहब। नेक्स्ट बात करते हैं थॉ इन इंडिया पाकिस्तान ट्रेड रिलेशन। भाई अब इसको मैं आपको एक कहानी की तरह बताऊंगा, कहानी की तरह सुनते रहिए। अलग से मैंने टेक्स्ट इंक्लूड नहीं किया क्योंकि कोई भी बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है। यहाँ पे इंडिया पाकिस्तान के रिश्तों की बात की जा रही। रिसेंटली पाकिस्तान की सरकार के इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी ने पाकिस्तान की गवर्नमेंट को बोला कि भाई इंडिया से शुगर, कॉटन और कॉटन यार्न इंपोर्ट कर लेते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं पाकिस्तान में इन चीज़ों के दाम भी बढ़ रहे हैं और कमी भी पड़ रही है। तो शुरुआत में तो पाकिस्तान की सरकार ने हाँ बोल दिया, बाद में पाकिस्तान की सरकार को बहुत तरफ से गालियाँ पड़ने लगी कि अरे भाई कश्मीर का इशू है, कश्मीर को इंडिया ने घेर लिया है, तो फिर कश्मीर वाला मुद्दा आ गया और इंडिया से शुगर, कॉटन और कॉटन यार्न के इंपोर्ट को बंद कर दिया गया। अब अगर आप देखो तो ट्रेड रिलेशंस इंडिया पाकिस्तान के बीच में खराब होने कब शुरू हुए? रिसेंटली 2019 में इंडिया और पाकिस्तान दोनों ने ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं। पुलवामा टेरर अटैक हुआ था फरवरी 2019 में, हमारे जवान शहीद हुए थे, क्रॉस बॉर्डर एयर स्ट्राइक्स हुई थी। इंडिया ने पाकिस्तान के पास से एमएफएन स्टेटस हटा लिया और इंडिया ने पाकिस्तान से आने वाले इंपोर्ट्स के ऊपर 200% की इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी। लेकिन याद रखिए इंडिया ने एक्सपोर्ट बंद नहीं किया। मतलब हमारी इकोनॉमी को जिस चीज़ से फायदा है वो इंडिया ने बंद नहीं की, पाकिस्तान से आने वाले सामान के ऊपर इंडिया ने 200% की इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी। उसके बाद आप देखोगे कि जब इंडिया ने जम्मू एंड कश्मीर की ऑटोनॉमी छीनी तो पाकिस्तान ने तो बायलैटरल ट्रेड ही सस्पेंड कर दिया। अगर आप इंडिया पाकिस्तान की हिस्ट्री की बात करो तो इंडिया पाकिस्तान की हिस्ट्री में बहुत बार ऐसे इंस्टेंसेस देखे गए कि एकदम से रिलेशन बहुत खराब हुए और कुछ समय बाद रिलेशंस थोड़े से ठीक हो गए। जैसे कि फॉर एग्जांपल 1965 की जंग के 9 साल बाद 1974 में एक ऐसा समय आया जब ट्रेड रिलेशंस इंडिया पाकिस्तान के बीच में बहुत सही हुए और काफ़ी चीज़ों का ट्रेड हुआ। अगर बात करें ये दोनों कंट्रीज कौन कौन से आइटम्स में ट्रेड करती हैं, तो एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ हो गई, क्योंकि होता है ना कि इंडिया में भी और पाकिस्तान में भी सीजनल शॉर्टेज पड़ती है। जैसे कि शुगर और कॉटन की शॉर्टेज के चलते पाकिस्तान में इन चीज़ों के दाम बहुत बढ़ रहे थे, तो उनको ज़रूरत महसूस हो रही थी कि भाई इंडिया से मंगा लो नहीं तो प्रॉब्लम हो सकती है। आप देखिए कि जब पाकिस्तान ने 2019 में जम्मू एंड कश्मीर के स्टेटस को हटाने के बाद इंडिया के साथ पूरा का पूरा बायलैटरल ट्रेड सस्पेंड कर दिया था, उसके कुछ महीनों के अंदर ही पाकिस्तान सरकार ने एक नियम निकाला कि इंडिया से हम लोग दवाइयाँ मंगवा सकते हैं, इंडिया से हम लोग रॉ मटेरियल मंगवा सकते हैं जो कि ड्रग्स बनाने में काम आते हैं। तो मतलब उनकी ईगो पे बात वो ज़्यादा ला नहीं सकते, क्योंकि जब लोगों की हेल्थ की बात होगी तो कहीं ना कहीं दवाई तो मंगानी पड़ेगी ना। तो जम्मू एंड कश्मीर के मुद्दे के ऊपर बायलैटरल ट्रेड तो सस्पेंड कर लिया, पर लिमिटेड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स फिर भी इंडिया से इंपोर्ट कर रहे थे। और उसके 1.5 साल बाद हमने ये देखा कि शुगर, कॉटन और यार्न के लिए भी मंजूरी दे दी। हालांकि उस मंजूरी को रोकना पड़ गया कश्मीर के मुद्दे को लेके, क्योंकि आवाम को कैसे बेवकूफ़ बनाएंगे, आवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए कोई तो मुद्दा चाहिए ना, तो कश्मीर का मुद्दा है।
अब यहाँ पे कुछ ट्रेड स्टैटिस्टिक्स की बात हो रही। 2020-21 फाइनेंशियल ईयर में इंडिया पाकिस्तान के बीच में ज़्यादा ट्रेड हुआ नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर आप अप्रैल 2020 से लेके फरवरी 2021 तक का डाटा देखोगे, अगर मैं लिख दूं यहाँ पे अप्रैल 2020 से लेके फरवरी 2021 तक का डाटा देखोगे तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो ट्रेड हुआ है ना वो 280 मिलियन डॉलर्स का हुआ है। अब आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी, पाकिस्तान ने इंडिया के साथ ट्रेड सस्पेंड कर रखा है, समझ रहे हो। तो पाकिस्तान के हिसाब से ना हम इंडिया के साथ इंपोर्ट कर सकते हो ना ही हम इंडिया के साथ एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। इंडिया ने इंपोर्ट बंद किए हैं पाकिस्तान से, इंपोर्ट के ऊपर 200% की ड्यूटी लगाई है बोल दीजिए, तो बंदी कर दी है, लेकिन एक्सपोर्ट इंडिया से पाकिस्तान के चालू हैं। तो अगर इंडिया ने लीगली अपने एक्सपोर्ट चालू कर रखे हैं तो ट्रेड स्टैटिस्टिक्स इंडिया के यहाँ पे ज़्यादा यूजफुल होंगे। और ये ट्रेड स्टैटिस्टिक्स ये बोलते हैं कि अप्रैल 2020 से लेकर फरवरी 2021 के बीच में इंडिया और पाकिस्तान के बीच में 280 मिलियन डॉलर का ट्रेड हुआ है, जिसमें से इंडिया ने एक्सपोर्ट किया है 278 मिलियन डॉलर का सामान और पाकिस्तान ने इंडिया में एक्सपोर्ट किया है 2 मिलियन डॉलर का सामान। अब आप ये देखोगे कि ज़्यादातर ये जो 278 मिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट किया है इंडिया ने पाकिस्तान में, इसका 77% एक्सपोर्ट दवाइयों का है, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स का है, केमिकल और अलाइड इंडस्ट्री का है। भले ही शुगर के ऊपर बैन लगा हुआ है लेकिन फिर भी शुगर किसी ना किसी चैनल के थ्रू इंडिया से पाकिस्तान में जा ही रही है, ओके। अगर इंडिया पाकिस्तान की ट्रेड की बात की जाए तो शुगर वॉज द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट आइटम। इंडिया ने जो टोटल सामान यहाँ पे 278 मिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट किया है उसमें 15% तो शुगर ही है। पाकिस्तान से जो सामान आ रहा है उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें डेट्स, और उसके बाद अगर कोई चीज़ इंपॉर्टेंट पाकिस्तान से आ रही है तो वो है इथाइल अल्कोहल। तो इंडिया में पाकिस्तान से जो चीज़ें आई हैं वो एक तो है डेट्स और दूसरा है इथाइल अल्कोहल। डेट्स एक प्रकार का ड्राई फ्रूट होता है, आपको ये पता ही है। तो अगर आप बात करो यहाँ पे तो इंडिया पाकिस्तान के ट्रेड जो कंपैटिबिलिटी है वो एक दूसरे के लिए ज़रूरी है। आप पॉलिटिक्स के नाम पे जब ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस लगाते हो तो परेशान आपके देश के लोग ही होते हैं, पॉलिटिशियंस तो सियासी गेम खेलते हैं, ये बात यहाँ पे बताई जा रही है। अगर ट्रेड डाटा को उठा के देखा जाए तो इंडिया ने 357 एक्सपोर्ट चीज़ें एक्सपोर्ट की हैं और पाकिस्तान से, ठीक है, देखिए ट्रेड डाटा रिवील्स दैट इंडिया एक्सपोर्टेड 375 प्रोडक्ट्स टू पाकिस्तान, और पाकिस्तान से 25 चीज़ों को, 25 अलग अलग कमोडिटीज़ को इंडिया ने अपने यहाँ पे इंपोर्ट किया है। ओवरऑल अगर आप देखो तो 2018-19 में, 2019-20 में, 2020-21 में जब भी इन सरकारों ने, इंडिया और पाकिस्तान की सरकारों ने एक दूसरे के ऊपर ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं, ट्रेड बंद नहीं हुआ, ट्रेड इनफॉर्मल चैनल्स पे चला गया, ट्रेड इलीगल चैनल पे चला गया। कैसे होता है ट्रेड? तो भाई इलीगल स्मगलिंग होने लगेगी चीज़ों को, फिर क्या होगा कि इंडिया के मुंबई पोर्ट से सामान लोड होगा दुबई के लिए और फिर दुबई पोर्ट से वो पाकिस्तान चला जाएगा शिपिंग बिल बदल के। तो इस प्रकार की बहुत से अलग अलग तरीके इस्तेमाल किए जाने लगते हैं ट्रेड करने के लिए। तो भले ही सरकारें इंडिया पाकिस्तान के बीच का ट्रेड रोक दें बट ट्रेड इनफॉर्मल चैनल से शुरू हो जाता है और वो महंगा भी हो जाता है, चीज़ें ऑटोमेटिकली एक दूसरे के मार्केट में महंगी बिकती हैं। तो इस रिस्पेक्ट में बेहतर ये नहीं रहेगा कि इंडिया पाकिस्तान का ट्रेड चालू रखा जाए, भले ही तुम अपने सियासी गेम खेलते रहो, क्योंकि सियासी गेम तो देखिए चलते ही रहेंगे, वो बंद होने वाले नहीं है। कम से कम ट्रेड ही चलने दो, एक दूसरे की इकोनॉमी को थोड़ी मदद मिल जाएगी। ये बातें यहाँ पे निशा तनेजा बोल रही हैं, प्रोफेसर है इंडियन काउंसिल ऑफ रिसर्च और इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस पे, न्यू दिल्ली। और समृद्धि बिमार जी भी एक इंडिपेंडेंट कंसल्टेंट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। आई होप आपको कुछ ना कुछ इस वीडियो में सीखने को मिला हो। हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय।